स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ दिया, तो फिर हमारे दिमाग में आता भी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या होता होगा फिर। तो ये कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कहता है कि जो मेन काम है वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम रहता है। किसका? वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पूछा जाने वाली बात है वो ये है कि ये क्या काम करता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो चीज आपने एब्जॉर्ब कर ली, जो बॉडी को चाहिए था वो बॉडी ने रख लिया, अब जो बच गया उसको तो हमने वेस्ट मान रखा है ना। तो ये कहते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी चीज एंटर करेगी उसको हम फीसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीसिस। ये फीसिस हमें सेमी सॉलिड देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी? सेमी सॉलिड। अब इसमें से वाटर का जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वहां पे अब क्या हो जाएगा? सॉलिड। जो आप स्टूल पास करते हो वो जो है वो जो है वो नियर टू सॉलिड, वो सॉलिड जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन वहां से क्या एब्जॉर्ब कर लेगी? वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगी। अब हम बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे जाके वो एंड करती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसका डायमीटर क्या है। तो ये कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली यहां से ये इलियोसिकल वाल आ गया, यहां से जो ये वाली स्ट्रक्चर जो ब्लू स्ट्रक्चर है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ पाई जाती है। कहां पाई जाती है? चारों तरफ। अब देखिएगा यहां पे तो लीवर आता है, यहां पे स्प्लीन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे, जिस तरह लीवर यहाँ पे स्प्लीन, इन कॉर्नर को हम नाम दे देते हैं। जिस तरह लीवर के पास में जो यहाँ पे ये जो जिस तरह देखिएगा, चलो उसको बाद में बताते हैं, पहले आपको बताऊं मैं। ये कहता है कि अभी तक आपने एक चीज गौर की होगी कि जैसे ही कोई स्ट्रक्चर खत्म होती है नई स्टार्ट होती है तो उनके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, एक जॉइंट वहां पे होता है। तो कहता है कि जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो आपस में कनेक्ट होगी वो भी जॉइंट से होगी। तो कहते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो है इलियम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो है सिक्कम। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है, यहाँ पे लार्ज शुरू हो रही है। उनके बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है या एक वॉल्व पाया जाता है, एक जॉइंट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर या इलियोसिकल जॉइंट, एक ही बात है। तो अब देखिएगा इलियोसिकल जो वॉल्व या इलियोसिकल जो स्फिंक्टर है वहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। इसी तरह से अगर हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन कहां से स्टार्ट हुई थी? पाइलोरिक स्फिंक्टर से वहां से स्टार्ट हुई थी। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर जैसे ही उसके नीचे स्टार्ट होगी डियोडेनम, तो वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह इलियोसिकल वॉल से आगे जो स्टार्ट होगी वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कहता है कि अब हम अगर ये देखें भी इसमें कितने पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, तो ये कहता है कि यहां पे फर्स्ट पार्ट आएगा आपके सिक्कम, पहला। दूसरा वहां पे पार्ट आएगा, ये कहता है सिक्कम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और उसके बाद में ये इस तरह से ऊपर की तरफ स्टार्ट होती है, इसको बोल दिया असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन। फिर ये इस तरह से ट्रांसवर्स, एक तो ऊपर की तरफ चढ़ रही है असेंडिंग, एक इस तरह से ट्रांसवर्स। तो ये वाली जो है वो ट्रांसवर्स होगी, इस तरह से कॉलन आ गई, तो इसको हमने बोल दिया ट्रांसवर्स कॉलन। फिर ये ट्रांसवर्स कॉलन इस तरह नीचे की तरफ जा रही है, तो ये डिसेंडिंग कॉलन होगी। ये कौन सी कॉलन होगी? डिसेंडिंग कॉलन। और ये कहते हैं ये डिसेंडिंग कॉलन जब यहाँ पे आगे की तरफ इस तरह से मुड़ जाती है, इधर ये एंगल बना लेती है, इसको बोल दिया सिग्मोइड कॉलन। लास्ट आता है रेक्टम और एक आता है एनल कैनाल। एनल कैनाल, और बाद में जो ओपनिंग आ जाती है एनएस, जहां से जो फीकल मटेरियल हम पास कर देते हैं।
तो ये कहता है फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, सिक्कम। सिक्कम के साथ ही ये देखिए ये वाली स्ट्रक्चर जो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये वाली, ये सिक्कम यहाँ पे है, ये सिक्कम है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकल रही है, इसको हमने अपेंडिक्स बोल दिया, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जो इंटेस्टाइन जा रही है सिक्कम, ये सिक्कम हो गया। उसके बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये असेंडिंग कॉलन, ये आगे ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग, ये सिग्मोइड, और नीचे यहाँ पे रेक्टम और एनल कैनाल आ जाएगी। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का वो कहता है डायमीटर की अगर आप बात करो, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर की बात करो तो वहां पे 3 इंच होता है। कितना होता है? 3 इंच। कितना? 3 इंच। और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना था? 1 इंच। कितना था? 1। तो ये इसी वजह से लार्ज है, क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। जबकि इसकी अगर आप लेंथ की बात करो तो इसकी लेंथ है 1.5 मीटर के अप्रोक्स होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर के अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है। तो ये यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली बातें हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें तो वो कहता है कि एक तो क्वेश्चन आता है कि जो अपेंडिक्स है इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि जो अपेंडिक्स पार्ट है, यह अपेंडिक्स पार्ट किसका एक मतलब पार्ट है? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर पूछ लिया जाता है कि ये अपेंडिक्स है वो कहां पे लोकेट करती है, तो हम बता सकते हैं कि ये राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जो है यह लोकेट होती है। इसका एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है उसके लिए एक पॉइंट आता है मैकबर्नी पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है मैकबर्नी पॉइंट। ये 1000 बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपेंडिक्स है वो कहां पे लोकेट करती है, उसमें एक ऑप्शन आता है मैकबर्नी पॉइंट, तो उसको आपने बोल दिया कि यही वहां पे ऑप्शन सही होगा। अपेंडिक्स कहां होती है? मैकबर्नी पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को मैकबर्नी पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। और वैसे अगर इसको हम 4 पार्ट में देखें तो ये राइट साइड है, तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट हो गया और ये राइट लोअर क्वाड्रेंट हो गया। तो हमने बोल दिया राइट लोअर क्वाड्रेंट में जो है क्या है वहां पे जो अपेंडिक्स है या उसको मैकबर्नी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछ ले भाई जो लार्ज इंटेस्टाइन उसका सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? सबसे छोटा पार्ट कौन सा है लार्ज इंटेस्टाइन का? तो सिक्कम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? स्मॉलेस्ट है, लेंथ वाइज स्मॉलेस्ट है, लेकिन साइज में वाइड, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। ये सबसे चौड़ा पार्ट है लेकिन सबसे छोटा पार्ट है, मतलब लेंथ वाइज छोटा है, चौड़ाई वाइज बड़ा है। अगर आपसे पूछे लेंथ वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये जो सबसे बड़ा है ट्रांसवर्स कॉलन, ये सबसे लार्ज पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ट्रांसवर्स कॉलन। सबसे शॉर्टेस्ट है सिक्कम। अपेंडिक्स के बारे में हमने बात कर ही ली, तो अब हम इसके बारे में एक्स्ट्रा जो बात है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये कहता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कहता है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल फाइबर्स हैं उनके फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फोल्ड्स। इस तरह से, मतलब इस तरह से फोल्ड पाए जाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। इसको वो कहता है टीनिया कोलाई नाम देता है। क्या नाम देता है? टीनिया कोलाई। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ कि टीनिया कोलाई कहां पे पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये कौन से फोल्ड है? ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स के फोल्ड है, ठीक है। किसके फोल्ड है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स के। अगर ये आप देखो तो ये कहता है इस तरह से ये फोल्ड पाए जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। किस तरह से? इस तरह से फोल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो फोल्ड है, अब ये तो फोल्ड हो गया, ये वाला, ये फोल्ड हो गया, ये फोल्ड। अब इनके बीच में ये वाली जगह है, इस जगह की बात कर रहा हूं, इस जगह की। ये तो फोल्ड नहीं है क्योंकि ये तो जगह खाली है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कहता है कि ये जो खाली जगह है ये इनको अलग अलग सेगमेंट के अंदर या अलग अलग ब्लॉक के अंदर तोड़ देती है। जिस तरह एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, ठीक है। कहता है जब इनके अंदर खाना या जो फीसिस है वो यहाँ पे आएगा
तो ये क्या है कि जब इस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो ये स्मूथ मसल्स यहाँ पे पाई जाती है, उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, आपको पता है स्मूथ मसल्स होगी लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमें पता है स्टमक में इंटेस्टाइन चाहे लार्ज है चाहे स्मॉल है, उनमें कौन सी मसल फाइबर होगी, स्मूथ। उसमें दो मसल फाइबर्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स हैं ये क्या करेंगे, आगे की तरफ जो इनके पास आ रहा है उसको मूव कराएंगे, जो भी फिशेज या फीकल मटेरियल आ रहा है उसको ये आगे की तरफ मूव कराएंगे। तो कहते हैं जब इनके अंदर फीकल मटेरियल आ जाता है, जब इसमें फीकल मटेरियल आता है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको आगे की तरफ भेजने के लिए, तो कहते हैं ये आपस में इस तरह से, ये जो ब्लैक ब्लैक ये पॉकेट है ये आपस में मिल जाती है इस तरह से, उसको बोलते हैं होस्ट्रा। क्या नाम देते हैं, होस्ट्रा। होस्ट्रा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि होस्ट्रा जो है वो कहां पे पाई जाती है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाएगी। कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या है कि ये उसको फूड को जो है आगे की तरफ एक तो मूव कराएंगे और वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसको फूड को जो है वो मूव कराएंगे, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये आगे की तरफ मूव कराएगा। वहां पे सर्कुलर मसल फाइबर्स होंगे जो वहां पे स्पाइरल या सर्कुलर मूवमेंट, जो मोशन के अंदर वहां पे मूवमेंट कराएंगे। तो ये कहता है ये होस्ट्रा क्या करता है कि वहां से उसको घुमाता रहेगा, उससे पानी को निकालता रहेगा, पानी ब्लड में वापस ले जाएगा और इसको फीकल को आगे की तरफ मूव कराएगा, आगे की तरफ मूव कराएगा लॉन्गिट्यूडनल, उसमें एक जगह ही घुमाता हुआ उसमें से पानी निकालता रहेगा, वो है सर्कुलर। तो वो कहता है कि इस तरह की मूवमेंट को वो कहता है, नाम देता है चर्निंग। चर्निंग का मतलब होता है मिक्स करना, कि जो भी चीज है उसको वहां से उसने क्या किया, घुमाता रहा, मिक्स करता रहा और उससे क्या निकाल लिया, वाटर, और उसको आगे की तरफ मूव कर दिया। तो देखिएगा मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं, चर्निंग का मतलब होता है, चर्निंग में दो चीजें होती है, एक तो ये मिक्स करता है, एक मूव कराता है। ठीक है, अब देखिएगा मिक्स कौन करेगा, सर्कुलर मसल फाइबर्स, जो एक ही जगह उसको घुमाता रहेगा और वहां से पानी निकालता रहेगा और उसको मिक्स करता रहेगा। अब मिक्स किससे करेगा, वो लार्ज इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स करेगा। किसे, लार्ज इंटेस्टाइनल जूस से। अब लार्ज इंटेस्टाइनल जूस क्या है उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो ये उसके साथ मिक्स करेगा और उससे वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा और मूव कराएगा। आगे की तरफ मूव कौन करेगा, ये, तो वो मूवमेंट जो होगी वो कौन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, और उसको मिक्स कौन करेगा, सर्कुलर मसल फाइबर्स। ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बात कर चुके हैं कि सेम जगह स्पाइरल या सर्कुलर मूवमेंट कौन करेगा, सर्कुलर मसल फाइबर्स, और आगे की तरफ मूवमेंट कौन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर। इन दोनों की मूवमेंट को हमने क्या बोल दिया, चर्निंग। क्या बोल दिया, चर्निंग। तो इसी वजह से ये होस्ट्रा, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स है, ये और जो सर्कुलर मसल फाइबर आपस में मिलकर काम करते हैं, जिसको बोल दिया होस्ट्रल चर्निंग। क्या बोल दिया, होस्ट्रल चर्निंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दिल्ली एम्स ने, होस्ट्रल चर्निंग कहां पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां पे क्या पाई जाते हैं, होस्ट्रा। होस्ट्रा किसको बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के जो फोल्ड पाए जाते हैं, वो जब इनके अंदर जो मटेरियल आता है, तो जब ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वहां पे पॉकेट टाइप बना लेते हैं, सेगमेंट बना लेते हैं, जिससे ये ब्लैक 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 बनाए, इनको हमने बोल दिया होस्ट्रा। और ये वहां पे जो फूड का मिक्स होगा और उसको आगे की तरफ मूवमेंट होगी, उसको चर्निंग बोला। तो इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में जो मिक्सिंग और मूवमेंट होती है उसको बोल दिया होस्ट्रल चर्निंग, क्योंकि ये करता कौन है, होस्ट्रा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि होस्ट्रल चर्निंग कहां पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, अब ये कहता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम हो गया वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये इसके अलावा यहां से लार्ज इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, उसमें कहता है कोई भी एंजाइम नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो ये भी चीज याद रख लेना, जो लार्ज इंटेस्टाइनल जो जूस है उसके अंदर क्या होता है, ओनली HCO3 बाइकार्बोनेट्स ही होते हैं, कोई भी एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम्स। ये एकमात्र ऐसा वहां पे हमें देखने को अभी तक मिला है जूस जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते, नहीं तो ओरल कैविटी से लेके अब तक जितनी भी चीजें मिली उसमें एंजाइम्स कहीं ना कहीं होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम नहीं होता, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है, एब्जॉर्ब भी हो गया और डाइजेस्ट भी हो गए, सिर्फ वहां पे बाइकार्बोनेट पाया जाता है। वो भी क्या काम के लिए वहां पे सीक्रेट होता है उसके बारे में भी बात करते हैं।
फिर ये कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरियाज, जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। अब ये नॉर्मल फ्लोरा के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो वो कहता है वहां पे एक तो ई कोलाई आएगा। कौन सा आएगा? ई कोलाई। एक आता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। एक आता है बाइफिडोबैसिलस। अब ये बाइफिडोबैसिलस आपने नहीं सुना होगा, लैक्टोबैसिलस सुना होगा, और ई कोलाई वहां पे आपने सुना होगा। जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, जिस तरह एमॉक्सिसिलिन वगैरह लेते हैं, तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो उसके कारण वहां पे हमें डायरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डायरिया। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉर्मल फ्लोरा जब लॉस हो गया तो उसके साथ वाटर जो है एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगा, तो पानी बाहर चला जाएगा। जब पानी बाहर जाएगा तो डायरिया। इसलिए जब भी हम ये ऑगमेंटिन वगैरह टेबलेट्स देते हैं, उसके साथ में कॉमन जो हमारा ये नॉर्मल फ्लोरा जो है वो उसकी भी टेबलेट साथ में देते हैं। जिस तरह हम जो स्पोरोलैक देते हैं उसके अंदर क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। तो जब भी ये ऑगमेंटिन वगैरह जो टेबलेट आती है जिसमें एमॉक्सिक्लेव जो है वो होता है, तो उसमें हम साथ में क्या देते हैं? वहां पे लैक्टोबैसिलस दिया जाता है, ताकि वहां पे नॉर्मल फ्लोरा का लॉस ना हो, ठीक है। इसको हम कॉमन सेलिज्म भी बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म, जिसको नॉर्मल फ्लोरा या गट फ्लोरा भी बोलते हैं। नॉर्मल फ्लोरा या इसको गट फ्लोरा भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, हार्मफुल नहीं है। ये एक तो क्या करते हैं कि गट फ्लोरा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर वहां पे ये दूसरे जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आते हैं उनको ये डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहां पे ये इन्फेक्शन का खतरा कम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं, जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो वहां पे जितने भी प्रोटीन है जिनका डाइजेशन नहीं किया, सारे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, कुछ एक हमारी बॉडी को नहीं जरूरत थी, उसको उन्होंने भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन में कि स्टूल के साथ पास हो जाने दो बार, हमें बॉडी को जरूरत उसकी नहीं है। तो ये नॉर्मल जो फ्लोरा या जो बैक्टीरियाज है वो क्या करती है? उस प्रोटीन के साथ वहां पे जो है रिएक्शन करनी स्टार्ट कर देती है, सेडिमेंटेशन वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पे ये नॉर्मल फ्लोरा उनके साथ रिएक्शन करके वहां पे कुछ गैसेस का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है? गैसेस का। जिस तरह वहां पे एक तो अमोनिया गैस बन जाती है, एक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाती है, उसके अलावा नाइट्रोजन गैस है वो बन जाती है। तो ये कुछ गैसेस का निर्माण होता है, कुछ गैसेस बन जाती है। ये बैक्टीरिया जो है, ये जो जितना भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास आया है, उनसे क्या कर लेगी? गैस बनाएगी। ये गैस जो होती है, ये जो गैस है, ये नेचर के अंदर इनकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? एसिडिक। एसिडिक है तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, लार्ज इंटेस्टाइनल जूस, उसके अंदर क्या चीज ज्यादा होती है? बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट इस एसिडिक पीएच को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। इसलिए यहाँ पे SCO3 से रिच वहां पे लार्ज इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है, इसीलिए, क्योंकि वहां पे ये गैस बनेगी, एसिडिक नेचर होगी, इस वजह से वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब ये कहते हैं जो अमोनिया बनी है NH3, ये बहुत ही टॉक्सिक है, ये ब्रेन के लिए बहुत टॉक्सिक है। तो ये टॉक्सिक टू ब्रेन, ये ब्रेन के लिए टॉक्सिक है। इसको हमने जितना जल्दी हो सके चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? इसको हम यूरिया में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? यूरिया में। तो अमोनिया जो है उसको हमने किस में चेंज कर दिया? यूरिया में। किसने किया ये चेंज? लीवर ने। कौन करता है? लीवर। हम जो जितनी भी ये बनी है उसको जो मतलब जिस तरह की लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी मतलब चीजें एब्जॉर्ब होगी, जिस तरह वाटर एब्जॉर्ब हुआ, उसके अलावा ये गैसेस एब्जॉर्ब है, इन गैसेस को लेके जो हमारे जो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो लेके पोर्टल वेन के थ्रू होती हुई लीवर में जाएगी। कहाँ जाएगी? लीवर में। तो लीवर में ये अमोनिया को लीवर किस में चेंज कर देगा? यूरिया में। और ये यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? शरीर से बाहर निकल जाएगी। अब कहता है अगर कोई लीवर में डिजीज हो,
अगर लीवर में डिजीज हो और लीवर इस अमोनिया को यूरिया में चेंज ना कर पाए, जिस तरह लीवर सिरोसिस वगैरह हो जाता है उसमें नहीं कर पाता, अगर नहीं कर पाए तो ये अमोनिया किसके लिए टॉक्सिक है? ब्रेन के लिए। तो ये ब्रेन में जो बेसल गैंग्लिया होता है उसको डैमेज कर देता है। जो ब्रेन के अंदर बेसल गैंग्लिया होता है, अब बेसल गैंग्लिया क्या चीज है ये हम बाद में देखेंगे नर्वस सिस्टम में, बस इतना याद रखना, ये ब्रेन को डैमेज कर देती है और ब्रेन में भी किसको डैमेज करती है? बेसल गैंग्लिया को डैमेज कर देती है, ठीक है, इसलिए ये टॉक्सिक रहती है। अब ये कहता है कि अगर ये इस तरह से इतनी टॉक्सिक है और अगर लीवर काम नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं? तो वो कहता है हम वहां पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, ये सब कि अगर किसी पेशेंट के अंदर अमोनिया बढ़ गई, ठीक है, और लीवर वहां पे उसको जो है चेंज नहीं कर पा रहा, तो वहां पे क्या क्या चीजें होगी। तो एक क्वेश्चन तो आया हुआ है कि अगर अमोनिया के कारण वहां पे ब्रेन में डैमेज होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। क्या नाम देते हैं? हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। ये हम डिजीज पोर्शन में करेंगे अलग से, ये डिजीज हम बात करेंगे हिपेटिक एनसेफेलोपैथी की। अब क्वेश्चन आता है कि मेन रीजन क्या है? हिपेटिक एनसेफेलोपैथी का मेन रीजन क्या है? क्यों हुई ये हिपेटिक एनसेफेलोपैथी? तो उसमें होता है कि लीवर की डिजीज के कारण हुई, अमोनिया गैस ब्लड में बढ़ने के कारण हुई, एक दो ऑप्शन और दे देते। तो हम ये सोचते हैं कि यार अमोनिया गैस इसलिए बढ़ी क्योंकि लीवर ने काम नहीं किया, लेकिन वो पूछता है मेन रीजन। तो इसका मेन रीजन तो यही है ना कि ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ा। तो एक बार तो यही क्वेश्चन है कि हिपेटिक एनसेफेलोपैथी का मेन रीजन क्या है? तो इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया इन ब्लड, ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाना ही मेन रीजन होता है हिपेटिक एनसेफेलोपैथी का। एनसेफेलोपैथी है कि जो ब्रेन की पैरेन्काइमा है उसको ये डैमेज करती है, उसमें मतलब पूरे ब्रेन टिश्यू को जिसमें पर्टिकुलर पार्ट इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा वो होता है बेसल गैंग्लिया। ये चीज हमने वहां पे आपको बता दी, ये हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। अब इस चीज को मतलब काबू में कैसे लिया जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? तो कहता है एक तो आप पेशेंट को सलाह दो कि आप डिक्रीज प्रोटीन डाइट लो या लो प्रोटीन डाइट लो, लो प्रोटीन डाइट, जिससे जितना प्रोटीन होगा वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास कम पहुंचेगा, उससे अमोनिया कम बनेगी। एक चीज। दूसरा वो कहता है कैसे ही करके इस NH3 जो अमोनिया है इसको एक H+ आयन और दे दो, जिससे ये अमोनियम में चेंज हो जाएगी। ये तो है अमोनिया, अमोनिया, और H+ आयन और दे दिया तो ये बन गया अमोनियम। और इस अमोनियम की खासियत होती है कि ये हमारी जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, ये हमारे शरीर से एक्सक्रीट ही होता है, बाहर ही निकलता है, हमारे लिए कोई खराब नहीं करता। तो कैसे भी करके इसको अगर हम H+ आयन दे दें तो कहता है कि जो एक सिरप आती है लैक्टुलोज, जो वैसे तो हम यूजुअली दिया जाता है, किसके लिए देते हैं हम? ये हम देते हैं कि जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उसकी जीआई जो मोटिलिटी को बढ़ा के और वहां से स्टूल को पास कराया जाता है, ये काम। लेकिन ये लैक्टुलोज क्या करती है, ये H+ आयन का भी वहां पे सिक्रेशन करती है, जिससे कि जो अमोनिया बनी है वो H+ आयन उसको मिलेगा और वो अमोनियम में चेंज हो जाएगी और ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो हिपेटिक एनसेफेलोपैथी में हम लैक्टुलोज भी दे सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि कुछ हम ऐसी एंटीबायोटिक दे दें जो इन नॉर्मल जो फ्लोरा है उनको शरीर से बाहर निकाल दे, तो जब ये नहीं रहेंगे तो अमोनिया वहां पे बनेगी कैसे? तो वो कहते हैं कुछ एक एंटीबायोटिक्स होती है जिनमें एक का नाम हम अगर बात करें तो नियोमाइसिन। कौन सी है? नियोमाइसिन। कहता है अगर किसी पेशेंट में हिपेटिक एनसेफेलोपैथी है तो वहां पे पेशेंट में क्या दे सकते हैं? नियोमाइसिन। क्या देंगे? नियोमाइसिन। तो वो नॉर्मल बैक्टीरिया जितने भी थे उनको बाहर निकाल देगी, रिमूव कर देगी। अब वहां पे जब बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो वो अमोनिया बनाएंगे नहीं, अमोनिया नहीं बनेगा तो वहां पे हिपेटिक एनसेफेलोपैथी बढ़ेगी नहीं, जो है वहां पे हम उसको काबू में कर सकते हैं। तो ये कुछ एक रीजन है वो हम वहां पे करते हैं हिपेटिक एनसेफेलोपैथी को ट्रीट करने के लिए। तो ये इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक दोगे, लैक्टुलोज दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। अब ये कहता है कि इसका और काम क्या है? ये कहता है कि जितने भी फाइबर्स हैं
उनसे ये जो बैक्टीरिया या जो फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा, वो वहां पे एंटीऑक्सीडेंट बनाती है। क्या बनाती है? एंटीऑक्सीडेंट। क्या बनाएगी? एंटीऑक्सीडेंट। कहता है ये एंटीऑक्सीडेंट बन गए। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये तो हमें यंग रखता है, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी में जो है वो बुढ़ापा नहीं दिखाई देता, जो एज है उसको हम क्या कर देते हैं? छुपाता है ये एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए बोला जाता है जितने भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो एबंडेंट फॉर्म में होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये फाइबर से एंटीऑक्सीडेंट बनवाता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो। इस एंटीऑक्सीडेंट का एक काम होता है कि यह डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट डिजीज कॉज करता है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल का लेवल को ब्लड में कम करने का काम भी कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स। ये बनता है किन से? नॉर्मल फ्लोरा से। वो कहां से बनेंगे? फाइबर से। कहां से बनेगा? फाइबर से। तो इसीलिए जिनको हार्ट की दिक्कत होती है हम उन्हें बोलते हैं फाइबर रिच डाइट लो। कौन सी डाइट लो? फाइबर रिच। जिससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज रहेगा, क्योंकि इनसे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और एंटीऑक्सीडेंट डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल वहां पे कॉज करे। तो ये भी यहाँ पे कराएंगे। और एंटीऑक्सीडेंट का जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज होता है, तो ये क्या करता है? ब्यूटी को एनहांस कर देता है, ब्यूटी बढ़ा देता है। ठीक है। एंटी एजिंग होता है, ये उम्र का पता नहीं लगने देता, एंटी एजिंग है। तो ये यहाँ पे इसके एंटीऑक्सीडेंट जो उसने नॉर्मल फ्लोरा ने बनाए उनका यहाँ पे काम आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला बात हम और कर लेते हैं यहाँ पे। ये कहते हैं कि जो विटामिन के है, बाकी तो कहता है मोस्ट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है, लेकिन फिर भी 30 से 40% जो विटामिन के है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। कहां से एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो विटामिन के का भी एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। ये कौन करवाता है? नॉर्मल फ्लोरा। कौन कराता है? नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है। अब ये कहता है कि अब आप अगर ये बात सुनो कि जब न्यू बोर्न पैदा होता है तो उसकी तो जो मतलब पूरी स्टीराइल होती है इंटेस्टाइन, उसका तो कभी यूज ही नहीं लिया गया होता है, क्योंकि बच्चा अभी बर्थ हुआ, अब उसके इंटेस्टाइन वर्क करने लगेगी, तो वहां पे नॉर्मल फ्लोरा नहीं होगा, तो वहां पे विटामिन के नहीं बनेगा। तो वो कहता है हम वहां पे इंजेक्शन देते हैं विटामिन के डिलीवरी के जस्ट बाद में, नॉर्मल फ्लोरा को जो वहां पे बनाने के लिए। क्यों? नॉर्मल फ्लोरा जैसे जैसे बन जाएगी तो विटामिन के बनना शुरू हो जाएगा। अब नहीं है तो हमें डायरेक्ट वहां पे क्या देना पड़ेगा? विटामिन के देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है? नॉर्मल फ्लोरा नहीं है। बच्चे की गट के अंदर जो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, जिसकी वजह से अब विटामिन के हमें बाहर से, क्योंकि नहीं तो कौन बना देता? ये नॉर्मल फ्लोरा या गट फ्लोरा बना देता, लेकिन अब तो वहां पे ये है ही नहीं, तो एब्जॉर्प्शन विटामिन के का होगा नहीं तो हमें बाहर से विटामिन के देना पड़ेगा। एक ये भी चीज याद रखना, विटामिन के का भी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बाकी वाटर का यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो वहां पे हमें देखने को मिलता है। अब हल्की सी यहाँ पे बात याद रखना, अगर हम जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ऐसी कोई कैंसर वगैरह हो जाए, कोई दिक्कत वहां पे हो जाए, और हम अगर लार्ज इंटेस्टाइन को जो है बाहर निकाल दें शरीर से, तो कहता है अब हम वहां पे स्टूल पास करने के लिए जो क्या करेंगे, तो हम वो कहता है इलियम जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन से पहले का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, स्किन के ऊपर से बाहर निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं इलियोस्टोमी। क्या बोलते हैं? इलियोस्टोमी। इसका मतलब हो गया ओपनिंग ऑफ इलियम एट स्किन। स्किन के ऊपर हम ओपनिंग बना देते हैं इलियम की। वो अगर कहता है कि मान लीजिए वहां पे रेक्टम के अंदर कैंसर हो गया, सिग्मोइड कोलन में कैंसर हो गया, तो वो कहता है कि वहां पे जो हम बची हुई कोलन है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं और बाकी वाली को रिमूव कर देते हैं। तो जब हम कोलन को बाहर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलोस्टोमी। क्या बोल देते हैं? कोलोस्टोमी। इसका मतलब ओपनिंग ऑफ कोलन, कोलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन एट स्किन। स्किन के ऊपर जो हम ओपनिंग बना देते हैं किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ओपनिंग ऑफ कोलन या ओपनिंग ऑफ, हाँ कोलन ठीक है,
तो उसको जो ओपनिंग होती है इन दोनों, जो इलियम को बाहर निकाला है चाहे कोलन को बाहर निकाला, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं स्टोमा। क्या नाम देते हैं? स्टोमा। क्या नाम देते हैं? स्टोमा। तो इलियम या कोलन को हम शरीर से बाहर निकालते उसको बोलते हैं कि वहां पे स्टोमा फॉर्मेशन कर दिया, स्टोमा बना दी। अगर तो इलियोस्टोमी की है तो इलियोस्टोमी का स्टोमा बन गया, अगर कोलोस्टोमी की है तो कोलोस्टोमी का स्टोमा वहां पे बन गया। कोलोस्टोमी कहते हैं किसको है? कोलन को जब हम स्किन के थ्रू वहां पे बाहर निकाल देते हैं, इलियोस्टोमी में हम इलियम को बाहर निकाल देते हैं। एक चीज अब कहता है अगर हमने इलियोस्टोमी वहां पे कर दी, क्या कर दी? इलियोस्टोमी, इलियम को बाहर निकाल दिया, तो अब खाना सीधा इलियम के बाद में बाहर ही आ रहा है, कोलन तो है ही नहीं। अब अगर कोलन का वहां पे काम नहीं है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन है ही नहीं। तो अब कहता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर इलियोस्टोमी की हुई है, वो उस पेशेंट में हमेशा रिस्क रहता है। क्या रहेगा? रिस्क। किस चीज का रिस्क रहेगा? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा लॉस हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है। इलियोस्टोमी किसी पेशेंट के अंदर है तो वहां पे किस चीज का रिस्क रहेगा? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का वहां पे रिस्क रहेगा। ये क्वेश्चन बताने के लिए मैंने इतनी चीजें आपको बताई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किस में देखने को मिलेगा? इलियोस्टोमी में। क्यों देखने को मिलेगा? आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शनल ही नहीं है, उसको तो हमने निकाल ही दिया, तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वहां पे आपको जब वाटर और वाटर कह दो या चाहे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे मेन बात की है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम वाटर एब्जॉर्प्शन का है। उसके अलावा अगर हम बोले कि लार्ज इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन याद रख लेना आप। ये देखिएगा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन बनता है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड। तो ब्लड सप्लाई आपको पता है, एक तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है, एक वीनस होती है। अब हम आर्टीरियल की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। ये कहता है कि हमें ये पता है कि जो मतलब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को करती है और लार्ज इंटेस्टाइन को इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी करती है। अभी तक आपको ये बात पता है, तो आपने बोल दिया इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसने सप्लाई कर दिया। पर ये कहता है कि जब आप असल में देखते हो तो ये जो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है यह कौन कौन से पार्ट को करती है? तो ये कहता है ये सिर्फ डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन और वहां पे रेक्टम, इनको सप्लाई जो है वहां पे कौन करता है? जो है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी करता है। तो अब बात आ गई सिक्कम, असेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन, उनको कौन करेगा? तो ये कहता है उनको सप्लाई, जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के द्वारा होती है। ये क्वेश्चन आता है जी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को तो करती है, उसके अलावा किसको करेगी? उसके अलावा सिक्कम को, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कॉलन को। अब आपको ये पता है कि ट्रांसफर कॉलन तो सबसे लंबा पार्ट है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि मेजर आर्टीरियल ब्लड सप्लाई किसको? मेजर आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को मेजर आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है? और वहां पे आपके मन में आएगा कि इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी करती है, और हम शुरू में बेसिक क्लास में यही बताते हैं, लेकिन नहीं। मेजर ब्लड सप्लाई जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है किसको? लार्ज इंटेस्टाइन को, वो कौन करती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन करती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी यही करती है मेजर, क्या सारी यही करती है? लार्ज इंटेस्टाइन के भी मेजर पोर्शन को सप्लाई कौन करती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन कौन से पार्ट को करेगी? सिकम को, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कॉलन को। इसलिए ये क्वेश्चन आता है
कि मेजर ब्लड सप्लाई कौन सी ब्रांच करती है लार्ज इंटेस्टाइन को, तो आपने बोलना है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन सा? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसी तरह से ही मैंने एक आपको बताया था, अगर आपसे पूछ ले पैनक्रियाज को मेजर जो ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है, वहां पे पैनक्रियाटिक आर्टरी लिखा हुआ होगा, वो उसका आंसर नहीं होगा, उसका आंसर होगा स्प्लीनिक आर्टरी। ये मैं वहां पे भी बता के हूं, स्प्लीनिक आर्टरी है वो मेजर ब्लड सप्लाई करती है पैनक्रियाज को। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन को मेजर ब्लड सप्लाई कौन करेगी? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको पेरिटोनियम के साथ कनेक्ट कौन करता है, तो वहां पे आ गया मीजोकोलन। कौन करता है? मीजोकोलन। कौन करेगा? मीजोकोलन। ये मीजोकोलन जो है इनको करेगा। उसमें भी आपको मैंने बताया था, जो पेरिटोनियम बताया था, एसेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन है, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, इनको कवर करने की या पोस्टीरियर जो एब्डोमिनल वॉल है उसे अटैच कराने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही अटैच रहती है। जो वहां पे ट्रांसवर्स कोलन है, सिग्मोइड कोलन है, उनको कौन करवाता है? उनको ये मीजोकोलन कराता है। तो अगर पूछ ले लार्ज इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कौन अटैच कराता है? मीजोकोलन। स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन कराता है? मिजेंट्री। मिजेंट्री, ये याद रखना, ये पेरिटोनियम के नाम है, पेरिटोनियम फोल्ड्स के। तो मिजेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज को मीजोकोलन, सप्लाई वाला आपको बता दिया। तो ये नॉर्मल से वहां पे क्वेश्चन है जिनके बारे में वहां पे पूछा जा सकता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं या कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन आने वाले थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्रोसेस में, वो सब हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो ये हमारा आज यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो वहाँ पे कंप्लीट होता है।